हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल डीयू एजुकेशन क्लब। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 की इकोनॉमिक्स की बुक को कवर कर रहे हैं। आप ऑलरेडी 3 यूनिट्स पढ़ चुके हैं, तो आज की इस वीडियो में हम यूनिट 4 को कवर करने वाले हैं। जिसने भी तीनों यूनिट्स की वीडियोस नहीं देखी है, प्लीज़ जाकर पहले तीनों यूनिट्स की वीडियो देखिए ताकि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए एवरीवन, हम अपनी यूनिट 4 को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है सेवाएं और व्यापार। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम जीडीपी के बारे में पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो जीडीपी पे इफेक्ट डालती हैं या फिर जो हमारे जीडीपी में अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाती हैं। तो आज के इस चैप्टर में हम देखेंगे कि सेवाएं और व्यापार जो है वो किस प्रकार हमारी भारत की अर्थव्यवस्था जो है उसमें किस प्रकार का प्रदर्शन देते हैं या फिर किस प्रकार का इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, चलिए हम पहली हेडिंग से शुरू करते हैं। आपकी पहली हेडिंग है भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हम सेवा क्षेत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं कि सेवा क्षेत्र जो है हमारी जीडीपी में क्या योगदान देता है या फिर इससे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। विश्व अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। विश्व अर्थव्यवस्था में सेवाओं की हिस्सेदारी 2013 में 66% थी। यानी कि हम 2013 की बात कर रहे हैं कि सेवा क्षेत्र जो है उसका जो योगदान था वो 66% था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के अनुमान के अनुसार 2013 में विश्व अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र की नौकरियों में 45.1% का योगदान रहा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि विश्व में जितनी भी जॉब जो है, जितनी भी नौकरियां हैं जो डेवलप हुई हैं, उसमें 45.1% जो योगदान रहा है अकेले सेवा क्षेत्र का रहा है। ठीक है, 2001 और 2013 में ये सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्रों का योगदान का प्रतिशत हिस्सा 2001 में 68.8% से घटकर 2013 में 66% हो गया। देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि हर साल जो है वो सेवा क्षेत्र का योगदान एक जैसा रहेगा। किसी साल बढ़ेगा तो किसी साल घट भी जाता है। ठीक है, आश्चर्य की बात यह है रोजगार का हिस्सा 39.1% से बढ़ गया। यानी कि हम ये कहेंगे कि रोजगार देने के मामले में सेवा क्षेत्र जो है वो सबसे आगे रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह सेवा क्षेत्र का महत्व का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 2013 में दुनिया के निर्यात में सेवा क्षेत्र का हिस्सा 19.8% था। वह 2001 में 19.4% से मामूली रूप से बढ़ा। साथ ही यह दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो विश्व में अर्थव्यवस्था की सीमा पार का प्रवाह है उसका बड़ा स्रोत होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि निर्यात में भी सेवा क्षेत्र जो है उसका एक बड़ा योगदान होता है। उसके साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। यानी कि बाहर से आने वाला जो निवेश होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो हिस्सा होता है वो सेवा क्षेत्र में ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्च आय वाले देशों को अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं में सेवा क्षेत्रों द्वारा सकल घरेलू उत्पाद में अधिकतम योगदान होता है। भारत उपयुक्त नियम का उल्लेखनीय अपवाद है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र में आने वाले सकल घरेलू उत्पाद में इसका लगभग 58% योगदान है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर देश जो कि उच्च अर्थव्यवस्था वाले हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो योगदान होगा वो सेवा क्षेत्र का होगा। लेकिन भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र का जो योगदान है वो 58% होता है। ठीक है, यह असाधारण रूप से उच्च है और चीन से भी अधिक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भारत की जीडीपी में जो सेवा क्षेत्र का योगदान है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि सेवा क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए। उसके बाद देखिए, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों यानी कि यूनियन टेरिटरीज में जीडीपी में इसकी 40% से अधिक हिस्सेदारी है। यानी कि हम अगर कहें कि उत्तर पूर्व के राज्यों की बात करें और यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो उनसे जो जीडीपी में वो हिस्सेदारी होती है वो लगभग 40% की है, सिर्फ और सिर्फ सेवा क्षेत्र से। ठीक है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश हैं, जहां सकल घरेलू उत्पाद का 85% से अधिक हिस्सा केवल सेवा क्षेत्र से आता है। तो देखिए, सेवा क्षेत्र जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हाईलाइट की गई हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था की NIC 2008 वर्गीकरण प्रणाली के तहत सेवा क्षेत्र को निम्नलिखित 5 व्यापक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि सेवा क्षेत्र जो है उनको 5 अलग अलग तरीके से बांट दिया गया है। जैसे कि हम बात करें, पहला व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट। उसके बाद अगर हम देखेंगे परिवहन, भंडारण, संचार, वित्त पोषण, बीमा, अचल संपत्ति, व्यापार सेवाएं, समुदाय, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएं। तो ये सारी कैटेगरीज हैं जिनमें हम सेवा क्षेत्र को बांटकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आर्थिक सर्वेक्षण 2014-15 के अनुसार भारत में विभिन्न प्रदर्शन मानकों पर दूरसंचार, विमानन, पर्यटन, रेलवे और शिपिंग जैसी विभिन्न सेवाओं में उचित रूप से अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। यानी कि अगर हम सेवा क्षेत्र की बात करेंगे तो सेवा क्षेत्र में कुछ जो इंडस्ट्रीज हैं वो ऐसी हैं जो बहुत बड़ा योगदान निभाती हैं, देती हैं जीडीपी में, या फिर हम कहें कि बहुत बड़ी ग्रोथ करती हैं। जैसे कि दूरसंचार इंडस्ट्रीज है, उसके बाद विमानन इंडस्ट्रीज हैं, पर्यटन है, रेलवे हैं और शिपिंग इंडस्ट्रीज हैं। ये सारी ही इंडस्ट्रीज जो हैं ये बहुत अच्छी खासी इनकम करती हैं। ठीक है, भारत में लगभग 91 करोड़ टेलीफोन कनेक्शन है। इसी तरह 2013-14 में 10 करोड़ घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की विमानन सेवाएं प्रदान की गई। पर्यटन क्षेत्र में भारत को कुल 7.5 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आने की उम्मीद है, जिससे 19.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का विदेशी मुद्रा आने की उम्मीद है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हम पर्यटन में, शिपिंग इंडस्ट्रीज में, दूरसंचार इंडस्ट्रीज में, ऐसी इंडस्ट्रीज में ज़्यादा बढ़ावा होता है तो विदेशी मुद्रा आने की संभावना जो होती है वो भी ज़्यादा होती है। भारतीय रेलवे ने इसी तरह 2013-14 में 1051 मिलियन टन माल की ढुलाई की। 975 मिलियन टन 2013-14 का बंदरगाह यातायात पिछले वर्ष की तुलना में 125 मिलियन टन की वृद्धि को दर्शाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि शिपिंग इंडस्ट्रीज जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा वृद्धि देखने को मिल सकती है और यह मिलती है हर साल। ठीक है, तो इसी तरीके से सेवा क्षेत्र जो है वो भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सेवा क्षेत्र दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, 2015-16 में 9.2% से बढ़ा है ये। ठीक है, सेवा क्षेत्र में सबसे कम सेवा रोजगार के साथ भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 66% का योगदान है। सरकार वैश्विक बाजार में भारत की वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात हिस्सेदारी को बढ़ाने और सकल घरेलू उत्पाद में कई गुना वृद्धि को सक्षम करने के लिए आक्रामक कदम उठाती रही है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सेवा क्षेत्र में और आक्रामक वृद्धि के लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं टाइम टाइम पर, और सरकार जो है वो विभिन्न योजनाएं बनाती रहती है। ठीक है, इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञान आधारित सेवाओं द्वारा गठित भारत की विशिष्ट दक्षताओं और प्रतिस्पर्धात्मक लाभ ने इसे दुनिया में अद्वितीय उभरता हुआ बाजार बना दिया है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम हैं, उसके अलावा हमारे भारत में इस विशिष्टताएं जो हैं, दक्षताएं हैं, बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे ज्ञान की भंडार हैं जिसकी वजह से भारत जो है एक उभरता हुआ बाजार बना है। कई सरकारी पहलों के समर्थन से भारत के सेवा क्षेत्र में एक बहु ट्रिलियन डॉलर के अवसर को अनलॉक करने की क्षमता और सभी देशों के लिए सहजीवी विकास पैदा कर सकता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सरकार ने बहुत सारे ऐसी पहले स्टार्ट की, बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जिसकी वजह से भारत जो है वो बहुत ट्रिलियन डॉलर की जो अर्थव्यवस्था है उसमें जा सकता है, यानी कि अपने आप को प्रदर्शित कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम अब ये जानेंगे कि सरकार ने ऐसे कौन कौन से कदम उठाए हैं जिनकी वजह से हमारा जो सेवा क्षेत्र है उसमें बढ़ोतरी हुई है या वृद्धि हुई है। ठीक है, चलिए देखते हैं सरकार की कौन कौन सी पहलें हैं। ठीक है, अक्टूबर 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों के बीच किफ़ायती स्वास्थ्य उपचार की पहुंच को बढ़ावा देने के लिए 170 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की। तो आप इसको हेडलाइन कर लीजिए, 157 157 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की गई अक्टूबर 2021 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या क्या योजनाएं आई हैं, क्या क्या शुरू किया गया। अक्टूबर 2021 में भारत सरकार ने दूरसंचार और नेटवर्क उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक उत्पाद लिंक्ड प्रोत्साहन यानी कि PLI योजना की शुरुआत की। इस योजना से रुपए के निवेश को आकर्षित करने की उम्मीद हुई है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बाहर से जो आने वाले जो देश हैं वो रुपए की ओर आकर्षित हुए हैं, जिससे हमारा जो रुपया है उसकी कीमत बढ़ सकती है। अगले 4 वर्षों में 3,345 करोड़ व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त रोजगार का सृजन भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ एक महत्वपूर्ण योजना है जैसे कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना। ठीक है, इसको 2021 में शुरू किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2021 में भारत और यूके सेवाओं में FTA मुक्त व्यापार समझौता के अवसरों पर चर्चा करने के लिए 11वीं आर्थिक और वित्तीय वार्ता शुरू हुई थी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 2021 में मुक्त व्यापार समझौते को बढ़ाने के लिए भी, ताकि देश में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट हो सके, ताकि देश से ज़्यादा माल जो है वो बिक सके, देश में ज़्यादा से ज़्यादा माल आ सके, इसी वजह से जो है ये मुक्त व्यापार समझौता की मीटिंग करी गई थी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो सेवा क्षेत्र है उसको बढ़ावा मिल सके। गैर खाद्य उद्योगों को ऋण 110.86 ट्रिलियन
यूएस डॉलर, मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें वृद्धि हुई है। हम कहेंगे कि गैर खाद्य उद्योग जो है उनको 110 जो है वो ट्रिलियन यूएसए डॉलर जो है वो दिए गए। उसके बाद हम कहेंगे भारत सरकार रुपए के ऋण प्रोत्साहन कार्यक्रम को शुरू करने की योजना बना रही है। देश में स्वास्थ्य सेवा की बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए 50,000 करोड़ डॉलर दिए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्पताल की क्षमता या चिकित्सा आपूर्ति बढ़ाने के लिए धन का उपयोग करने की अनुमति देगा, यानी कि अस्पताल जो हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा धन का उपयोग कर सकते हैं ताकि वो अपनी चिकित्सा की आपूर्ति को बढ़ा सकें। जून 2021 में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने साइबर सक्षम महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में अपने सहयोग की घोषणा की, जिसमें 5G दूर संचार नेटवर्क जैसे महत्वपूर्ण सूचना सुरक्षा बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। यानी कि हम ये कह सकते हैं 5G जो नेटवर्क है उसकी ओर भी थोड़ा सा ध्यान दिया गया है ताकि देश में जो नेटवर्क से रिलेटेड उद्योग हैं वो भी चल सकें आसानी से। ठीक है, केंद्रीय बजट 2021-22 के तहत सरकार ने पूरे भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भारत नेट कार्यक्रम के लिए 7,000 करोड़ रुपए दिए। यानी कि हम कहेंगे कि डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दिए जा रहे हैं। इसके बाद मई 2021 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने घोषणा की कि भारत को 81.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एफडीआई प्रवाह प्राप्त होगा, जो वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान उच्चतम एफडीआई है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अमेरिकी डॉलर की जो एफडीआई है वो हमारे उद्योग मंत्रालय ने ली ताकि हमारे जो देश में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगों में बढ़ावा दिया जा सके, ताकि हमारे देश में जो सेवा क्षेत्र है उसको बढ़ाया जा सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्च 2021 में केंद्र सरकार ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और यूके बैंक को गैर ब्याज वाले बॉन्ड के माध्यम से 14,500 करोड़ रुपए की पूंजी जो है वो उपलब्ध कराई ताकि लोगों को आसानी से लोन मिल सके। 15 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण को 600 जिलों में 300 प्लस कौशल पाठ्यक्रमों के साथ शुरू किया गया। कौशल विकास के उद्यमिता मंत्रालय की अगुवाई के तीसरे चरण में नए जमाने और कोविड से संबंधित सभी कौशलों पर ध्यान दिया जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि नए जमाने में होने वाले जितने भी कौशल हैं, जो भी आने वाली पीढ़ी के लिए उपयोगी कौशल हो सकते हैं, उन सभी चीज़ों को सिखाया जाएगा। ठीक है, जनवरी 2021 में भारत सरकार ने दूरसंचार विभाग में 5G प्रौद्योगिकियों, दूरसंचार सुरक्षा और पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल सिस्टम के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए संचार मंत्रालय जापान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं नेटवर्क प्रौद्योगिकी को और दूरसंचार विभाग को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत कदम उठाए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डिजिटल संस्कृति, मीडिया और खेल विभाग के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी। यूनाइटेड किंगडम सरकार ने दूरसंचार, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की ICTS के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सभी तरीके की जो मीडिया है, जैसे कि डिजिटल संस्कृति है, हमारी मीडिया है, उसके अलावा खेल विभाग है, इन सभी को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अक्टूबर 2020 में भारत सरकार ने मार्च 2021 तक भारत नेट परियोजना के तहत सीमावर्ती और नक्सल प्रभावित राज्यों और द्वीप क्षेत्रों में 5,000 ग्राम पंचायतों को सैटेलाइट ब्रॉडबैंड से जोड़ने के लिए ह्यूज कम्युनिकेशन इंडिया का चयन किया। यानी कि ह्यूज कम्युनिकेशन इंडिया नाम का एक प्रोग्राम चलाया गया था जिसमें 5,000 से ज़्यादा को जोड़ा गया सिर्फ और सिर्फ सैटेलाइट ब्रॉडबैंड से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2020 में सरकार ने घोषणा की कि वह रुपए का निवेश कर सकती है। बॉन्डों के पुनर्जीवीकरण के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों में 200 बिलियन डॉलर जो है वो इन्वेस्ट किए गए। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता दिवस 2020 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक भारतीय को एक अद्वितीय स्वास्थ्य आईडी प्रदान करने और देश में सभी के लिए आसानी से सुलभ बनाकर स्वास्थ्य उद्योग में क्रांति लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की घोषणा की। यानी कि 2020 में अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की घोषणा हुई थी। उसमें सभी को एक कार्ड दिया गया था जिसके अकॉर्डिंग देश के किसी भी राज्य में जाकर अपना इलाज करा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए सितंबर 2020 में तमिलनाडु सरकार ने 2025 तक राज्य के इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को
$100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने के लिए पुरानी नीति के अनुरूप एक नई इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर निर्माण नीति की घोषणा की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो वृद्धि है वो हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में है इनमें भी क्रांति लाई जा सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यापार और निवेश, आपकी जो अगली हेडिंग है वो व्यापार और निवेश है। इसमें से कुछ चीज़ें अगर आपको लगती है, अगर यहाँ से कुछ चीज़ें आपको लगती हैं कि इंपॉर्टेंट है तो आप उनको पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी जो नई हेडिंग है वो व्यापार और निवेश है। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश को अक्सर एक ही सिक्के के दो पहलू के रूप में माना जाता है, लेकिन संबंध जटिल है और समय के साथ विकसित हुए हैं। उदाहरण के लिए वैश्विक मूल्य श्रृंखला जीवीसी ने व्यापार और प्रत्यक्ष निवेश के बीच अन्योन्याश्रयता को तेज कर दिया है, क्योंकि कंपनी निवेश के साथ व्यापार को जोड़ती है ताकि इनपुट की आपूर्ति को व्यवस्थित किया जा सके, नए बाजारों में विस्तार किया जा सके, ज्ञान का उपयोग किया जा सके और उपभोक्ताओं को सेवाएं प्रदान की जा सकें। यानी कि हम ये कह सकते हैं वैश्विक मूल्य है उसका भी एक बड़ा प्रभाव पड़ता है किसी भी देश में नए नए उपभोक्ताओं के लिए या फिर नई नई सेवाएं प्रदान कराने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1991 से भारत व्यापार और विदेशी नीतियों में सुधार, यानी कि 1991 से भारत के व्यापार और विदेशी नीतियों में कौन कौन से सुधार हुए हैं। एवरीवन, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1980 से पहले भारत की जीडीपी विकास दर मामूली थी, यानी कि हम कह रहे हैं कि 1980 से पहले जो जीडीपी की रेट थी वो बहुत ज़्यादा मामूली थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन 1981 में आर्थिक सुधारों के शुरू होने के बाद इसमें तेजी आई। 1991 में सुधारों को पूरी तरीके से लागू करने के बाद इसे और मजबूत किया गया। 1950 से 1980 तक 3 दशकों में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर केवल 1.49% थी। इसी काल में सरकार की नीतियां समाजवाद पर आधारित थी, यानी कि उस टाइम पे हम कह सकते हैं कि सरकार जो है वो समाजवादी नीतियों पर बेस्ड थी हमारी। ठीक है, आयकर की दर बढ़कर 97.75% हो गई। सभी संख्या में उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सभी तरीके के जो उद्योग हैं वो सरकार के हाथों में थे, यानी कि पूर्ण जो नियंत्रण था वो सरकार के हाथों में था। ठीक है, 1980 के दशक में हल्के आर्थिक उदारवाद ने जीएनपी प्रति व्यक्ति वृद्धि को बढ़ाकर 2.89% प्रति वर्ष कर दिया। 1990 के दशक में प्रमुख आर्थिक उदारीकरण के बाद प्रति व्यक्ति आय जीएनपी बढ़कर 4.19% हो गई, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 1990 का एक ऐसा टाइम था जिसमें हम कह सकते हैं कि हमारे देश ने आर्थिक उदारीकरण की नीति को अपनाया था, जिसमें हमारे देश में जो प्रति व्यक्ति आय है वो भी बढ़ी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सकल घरेलू उत्पाद की औसत वृद्धि दर 1951 से 1991 के बीच 4.34% से बढ़कर 1991 और 2011 के बीच 6.24% हो गई, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी वृद्धि जो रेट है वो बढ़ा। ठीक है, 2015 में भारतीय अर्थव्यवस्था 2 ट्रिलियन की निशानी को पार कर गई। 1991 के बाद भारत व्यापार नीति में सुधार, यानी कि 91 के बाद कैसे सुधार हुए। भारत सरकार ने 1991 में व्यापक आर्थिक सुधारों को लागू किया था। बहुत सारे रिफॉर्म्स लागू हुए थे एवरीवन, जिसमें विदेशी व्यापार उदारीकरण, बैंक उदारीकरण, कर सुधार और विदेशी निवेश जैसी मांगों को शामिल किया गया था, यानी कि ये बहुत सारी चीज़ें उनमें शामिल थी जो सुधार हुए थे। ठीक है, चलिए देखते हैं नई व्यापार नीति की प्रमुख विशेषताएं, यानी कि 1991 के टाइम पे जो नई व्यापार नीति आई थी उससे क्या क्या प्रभाव हुए थे या फिर उसमें कौन कौन सी विशेषताएं थी। पहला था मुफ्त व्यापार और निर्यात, यानी कि मुक्त व्यापार को अपनाया गया। 1991 से पहले भारत के आयात उन वस्तुओं की एक सकारात्मक सूची द्वारा नियंत्रित किया जाता था, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भारत सरकार जो है वो सभी चीज़ों को नियंत्रित करती थी जिन्हें स्वतंत्र रूप से आयातित किया जा सकता था, यानी कि उन्हें आयात कर सकते थे हम स्वतंत्र रूप से, पर फिर भी उनके ऊपर सेंक्शन थे, उनके ऊपर कर थे, उनके ऊपर बहुत सारे टैक्सेस थे। ठीक है, 1992 से एक सीमित नकारात्मक सूची द्वारा आयात की निगरानी की गई। उदाहरण के लिए 1 अप्रैल 1992 की व्यापार नीति ने व्यवहारिक रूप से सभी मध्यवर्ती और पूंजीगत वस्तुओं के आयात को उदार बना दिया, यानी कि जो भी मध्यवर्ती वस्तुएं थी, पूंजीगत वस्तुएं थी, उनको उदार बना दिया गया, उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, उस समय केवल 71 सामान अभी भी प्रतिबंधित थे, यानी कि 71 वस्तुएं अब भी ऐसी थी जिन पे कर लगे हुए थे। ठीक है, तो 31 मार्च 1996 को टैरिफ लाइन वॉयस आयात नीति की शुरुआत में घोषणा की गई थी और उस समय 6161 टैरिफ लाइनों को मुक्ति प्रदान की गई, यानी कि इतने प्रोडक्ट्स थे जिनसे जो टैक्स है, जो टैरिफ है वो बिल्कुल हटा दिया गया। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्च 2000 तक यह राशि बढ़कर 8,066 हो गई। 2001 से 2002 तक आबकारी नीति ने मात्रात्मक सीमाओं को हटा दिया। विश्व व्यापार संगठन के लिए भारत का दायित्व पूरा हो गया, यानी कि विश्व व्यापार संगठन के लिए भारत ने रास्ते आसान कर दिए सभी चीज़ों से टैरिफ हटाकर। ठीक है। विश्व व्यापार संगठन द्वारा सभी आयात उत्पादों पर मात्रात्मक सीमाएं हटा दी गई, जिससे भारत अधिकाधिक स्वतंत्र रूप से आयात और निर्यात कर सकता था। यानी कि अब भारत भी जो है वो ज़्यादातर स्वतंत्र रूप से आयात और निर्यात करने लगा। ठीक है। 1991 में विदेश नीति में सुधार, विदेश नीति जो थी उसमें भी सुधार किए गए ताकि जो देश में उत्पादन है उसको अच्छे से बढ़ावा दिया जा सके, देश में जो सेवा क्षेत्र है उसको बढ़ावा दिया जा सके। 1991 में सरकार ने उच्च तकनीक और उच्च निवेश प्राथमिकता वाले उद्योगों की एक सूची स्थापित की, जिसके लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि एफडीआई के लिए 51% तक की विदेशी इक्विटी के लिए स्वचालित प्राधिकरण प्रदान किया गया। इसमें कई उद्योगों के लिए कैप को 74% और फिर उसे 100% तक बढ़ा दिया गया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारी छूट दी गई। इसके अलावा समय के साथ नए उद्योगों को भी सूची में जोड़ दिया गया, जिसपे कोई भी तरीके का सेंशन नहीं था, किसी भी तरीके का कोई टैक्स नहीं था। विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के साथ जुड़ने और कुछ क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी देने के लिए की गई। यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी जो निवेश है उसको बढ़ावा देने के लिए नीतियां बनाई गई और बहुत सारे कानून लागू किए गए। ठीक है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों में भाग लेने वाले विदेशी निवेशक निर्यात आय पर करों से छूट, पूंजीगत लाभ, लाभांश वितरण, आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क और स्थानीय उत्पाद शुल्क सहित विभिन्न प्रकार के टैक्स ब्रेक से लाभ होता था। यानी कि अब क्या हुआ, ये इस तरीके के इतने सारे जो टैक्सेस लग रहे थे इन पे सभी पे ब्रेक लगा दिया गया। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 1991 का जो टाइम था उसके बाद जो है कौन कौन सी चीज़ें लाई गई, कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई गई, जिससे भारत में जो विदेशी निवेश है वो बढ़ सके, भारत में जो शिपिंग इंडस्ट्रीज है वो बढ़ सके, भारत में जो उत्पादन हो रहा है वो बढ़ सके। ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार को 1991 में विदेशी ऋण के परिणाम आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 1991 में जो भी रिफॉर्म्स हुए थे, जो भी रिफॉर्म सरकार ने अपनाए थे, जो भी नीतियां सरकार ने अपनाई थी, उनसे थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हुई थी, पर फिर भी सरकार ने क्या किया, बहुत सारी नीतियां अपनाई, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारे जो विदेशी निवेश है उसमें फ़ायदा हुआ, हमारा जो व्यापार है उसमें फ़ायदा हुआ, भारत ने बहुत सारी चीज़ों को कर मुक्त कर दिया और बहुत सारी चीज़ों में भारत को जो है फ़ायदा हुआ। ठीक है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो भारत की जो जीडीपी है उसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान होता है वो हमारे सेवा क्षेत्र का ही होता है। ठीक है। आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। सारा चैप्टर सेवा क्षेत्र के ऊपर बेस्ड था, व्यापार के ऊपर बेस्ड था। एंड मैं आपको बता दूं कि आपकी बुक की जो चारों यूनिट्स हैं वो कवर हो चुके हैं, आपके चारों चैप्टर्स फिनिश हो चुके हैं। अगर आपने एक भी चैप्टर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे चैप्टर्स को देख सकते हैं, अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी को विजिट कर सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज को भी विजिट कर सकते हैं, आप हमारे ब्लॉगर अकाउंट को भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।